हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर 1200 मीटर लॉन्ग इज लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोडेड है बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। दो लोड लगा हुआ है, 3 भी लोड हो सकता है, 4 भी लोड हो सकता है, लेकिन एज ए न्यूमेरिकल हमने 2 ही लोड लिया है, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। बी इज मिड पॉइंट। ठीक है, बी क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब ए और बी का बीच का डिस्टेंस और बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है, B is the midpoint. The power factor at the two load point refers to the voltage at C. ठीक है, the impedance of each line is 0.15 J 0.2 ohm. ठीक है, calculate the sending end voltage. each line का जो impedance है वो आपको क्या किया है? दे दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ का impedance क्या होगा? 0.15 प्लस J 0.2। ठीक है, फिर यहाँ का भी इम्पीडेंस क्या होगा? क्योंकि दोनों का तो लेंथ सेम है, तो दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का इम्पीडेंस भी सेम होगा। ठीक है, 0.15 प्लस J 0. ठीक है, ये दोनों का इम्पीडेंस दे दिया है, ए से बी तक और बी से सी तक। ठीक है, ईच लाइन द इम्पीडेंस ऑफ ईच लाइन इतना, कैलकुलेट द सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, ये आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यही ना सेंडिंग एंड वोल्टेज है, इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, करेंट एंड पावर फैक्टर। यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है और पावर फैक्टर। द वोल्टेज एट पॉइंट सी इज 220 वोल्ट। देखिए, हमने बताया था ना कि रिफरेंस वोल्टेज आपको दिया रहेगा, तो यहाँ का वोल्टेज दे दिया है कितना? 220 वोल्ट। एंगल क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, रिफरेंस वोल्टेज मान लेंगे सी पॉइंट को। रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज है, तो इसको क्या मान लिए? रिफरेंस वोल्टेज रिफरेंस इंड मान लिए। और ये कितना दिया हुआ है? द वोल्टेज एट सी पॉइंट इज 220 वोल्ट और एंगल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, एंगल हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए I2 करंट कितना दिया है? जो लोड I2 है उसमें जो करंट जा रहा है वो कितना दिया है? 100 एम्पियर, 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। I1 करंट कितना दिया है? 60 एम्पियर, 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? I2 करंट को निकाल लेंगे। ठीक है, I2 करंट क्या होगा? पहले ये लिख लेते हैं कि ZAB, ठीक है, इक्वल टू ZBC कितना होगा? 0.115 बोलिए या 0.515 प्लस J 0.2 ओम। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, VC कितना दिया है? ये क्या है? VC को क्या माने हैं? रेफरेंस वोल्टेज 220 वोल्ट, एंगल 0। ठीक है, अब देखिए I2 क्या हो जाएगा? I2 एंगल क्या हो जाएगा? I2, ठीक है, cos phi2, क्या बताए थे कि जो एंगल दिया है लैगिंग दिया है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, J sin phi2। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। कितना है? 100। ठीक है, phi2 का वैल्यू कितना दिया है? 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, तो पावर फैक्टर दे दिया है, cos phi2 का वैल्यू दे दिया है।
थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 0.8 कर लीजिए, यहाँ पर भी 0.8 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, 0.9 पावर फैक्टर लेते थे। जनरली क्वेश्चन में भी आपको यही देकर आएगा 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। तो आपको cos phi2 का वैल्यू दे दिया है 0.8, ठीक है। cos phi2 का वैल्यू, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, cos इंटू एंगल, cos एंगल, जो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, जो उसके बीच का एंगल है, ठीक है, वो आपको दे दिया है 0.8। cos phi2 का वैल्यू कितना दे दिया है, 0.8, ठीक है। अब आते हैं sin phi2, ठीक है। तो sin phi2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट ओवर, तो यहाँ से साइन निकल जाएगा। यदि sin phi2 का वैल्यू 0.8 दिया है तो यहाँ पे 0.8 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.8 वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.64, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 0.36, और जब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 0.6, ठीक है। तो जे sin phi2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जे 0.6, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, 100 में 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80, ठीक है, 80 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, जे 60, ये क्या आ गया, I2 करंट आ गया मेरा, ठीक है। ये किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये बताइए आप कि जो I2 करंट होगा, जो I2 करंट होगा, क्योंकि यहाँ से कोई अलग मतलब दूसरा लाइन नहीं निकला है, जो I2 में करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पीछे से करंट ही आ रहा है। तो जो I2 करंट होगा वही करंट क्या होगा, BC होगा। जो पीछे से BC में जो करंट आ रहा है वही ना करंट I2 में जा रहा है, दोनों में सेम ही करंट जा रहा है। तो जो I2 करंट होगा वही IBC भी होगा, ठीक है। ये मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप लिखना चाहें IBC तो सेम करंट होगा 80 माइनस जे 60 एम्पियर, ठीक है। अब ये बताइए कि I1 करंट क्या होगा। I1 देखिए करंट क्या दिया हुआ है, I1 करंट दिया 60 एम्पियर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ये भी 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, I1 ना, I1 क्या होता है, I1 करंट इंटू cos phi1 माइनस जे sin phi1, यही ना होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कितना दिया है 80, ठीक है। ये है 0.8, इसका वैल्यू कितना निकाले, जे 0.6, ठीक है। ये कितना निकाले हैं, जे 0.6। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, I1 क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई सिंपल करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 54 माइनस
J2615 ये 5 है, ठीक है। ये क्या है, 3 है, 3 है, ये एम्पियर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं। वन 5 3 3, ठीक है, ये एम्पियर है I1। अब ये बताइए आप कि हमने I2 निकाल लिया, I1 निकाल लिया, तो इस फिगर में देखिए हमने ये करंट निकाल लिया, हमने ये करंट निकाल लिया, तो ये बताइए कि ये क्या है, लोड है बी पॉइंट पे, तो जो IAB करंट होगा वो क्या होगा, वो IBC करंट और I1 करंट के सम के फेजर सम के बराबर होगा। समझ रहे हैं, जो करंट IAB से जा रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, किसमें, एक I1 में एक IBC में। यदि कोई चीज जा रहा है और दो भागों में डिवाइड हो गया, तो यदि उसको निकालना है तो दोनों भाग को यदि ऐड कर देंगे तो जो डिवाइड हुआ है भाग वो निकल जाएगा मेरा। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, कि यदि IAB करंट है वो आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, तो इस दोनों करंट को ऐड कर देंगे तो IAB करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, IAB निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 और I2 को ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, I1 प्लस I2। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो, फेजर सम। ये नहीं भूलिए, इसको ऐसे दिखाना, इसको दिखाते हैं, ये है फेजर सम दिखाने का, ये डायरेक्शन है, सिंबल कहें तो सिंबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों करंट को जोड़ देंगे। मेरे पास तो दोनों करंट आ चुका है, एक करंट है I1 कितना है 54 माइनस J261533 प्लस एक कितना है 80 माइनस 6J एम्पियर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 134 माइनस J86.1533। ये क्या आ गया, इतना टोटल एम्पियर करंट निकल जाएगा। अब बात आता है क्या, कि यदि ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हमको लिखना है फेजर फॉर्म में। फेजर फॉर्म में कैसे लिखा था, कोई भी चीज को फेजर फॉर्म में यदि आपको लिखना है तो फेजर फॉर्म में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक एंगल होता है। फेजर फॉर्म में लिखने का यही तरीका होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ लिखा जाता है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये भी सही है करें, लेकिन इसको हमको क्या लिखना है, फेजर फॉर्म में लिखना है। तो फेजर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यदि आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है A प्लस JB या A माइनस JB, कोई भी लिखा हुआ है, यदि आपका पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस A का रूट ओवर लीजिए पहले, A का स्क्वायर प्लस इस B का स्क्वायर, ये मेरा मैग्नीट्यूड बता देगा। या ये A का स्क्वायर माइनस प्लस ही होगा B का स्क्वायर, ये क्या बता देगा आपको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब आता है कि एंगल, क्योंकि फेजर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल का कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, tan इनवर्स, जो ये इमेजनरी का कोफिशिएंट है उसका tan इनवर्स, इमेजनरी का कोफिशिएंट वो प्लस रियल,
इसका जो एंगल होगा वही क्या होगा, मेरा एंगल हो जाएगा, या इसका tan इनवर्स ये इमेजनरी का कोफिशिएंट क्या है -b/a, ये क्या हो गया, एंगल हो गया मेरा। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको फेजर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और वो आपका निकल के कितना आएगा, आप लोग निकालिएगा 159.30, ठीक है, कैलसी से भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद एंगल, एंगल के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स -86.15/134, यही ना करेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप ही लोग, tan इनवर्स माइनस एंगल 86 माइनस, यहाँ पे कर देते हैं माइनस है 86.1533/134, इसको आप कैल्सी में डालिएगा तो एंगल निकल जाएगा आपका, कितना होगा ये 159 एंगल आप निकालिएगा तो ये आपका आएगा कितना -32.73, ठीक है, ये आपका आ जाएगा एंगल, समझ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, IAB करंट निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, IAB करंट, ठीक है, IBC भी करंट आपको निकल गया था, IAB करंट भी निकल गया, ठीक है। और यही करंट क्या होगा, यही करंट सेंडिंग इंड करंट भी होगा, सेंडिंग इंड करंट भी यही होगा IAB, क्योंकि देखिए यदि ये आपको करंट पता चल गया तो वही ना करंट इधर से पीछे से आ रहा है, कोई करंट तो इधर नहीं जा रहा है, कहीं जा तो रहा है नहीं, डिवाइड तो करंट हो नहीं रहा है, जो मेरा सप्लाई से आ रहा है वो करंट कहीं डिवाइड हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट AB में जा रहा है, तो जो करंट AB में होगा वही सप्लाई करंट होगा, समझ रहे हैं ना। तो सेंडिंग इंड करंट भी वही होगा, ठीक है, जो अभी हम लोग निकाले ये 159.30 -32.73, ठीक है। अब क्या कीजिए आप कि अब आपको क्या निकालना है, सेंडिंग इंड वोल्टेज निकालना है। तो सेंडिंग इंड वोल्टेज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमको रिसीविंग इंड वोल्टेज तो पहले से पता है, और उसमें ड्रॉप को जो VBC है और VAB है उसके दोनों के ड्रॉप को ऐड कर देंगे तो VA निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा, पहले VBC निकालिएगा, तो VBC क्या हो जाएगा, IBC इंटू ZBC, यहाँ पर वेक्टर का सम दे दिए, तो इस ये क्या हो जाएगा, IBC आपको पता ही है 80 - J60, ठीक है, 80 - J60 इंटू, बोलिए क्या होगा, इम्पीडेंस 0.1 प्लस J 0.2, ठीक है। अब दोनों को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 - J60 या 0.1 प्लस J 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। यदि सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या देखिए फिर से लिखते हैं, VBC मेरा क्या आया था 80 - J60, और इधर क्या आया था 0.1 प्लस J 0.2, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका फेजर में चेंज कर दीजिए, ये तो कॉम्प्लेक्स में भी है, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स में है, तो फेजर में चेंज कर दीजिए। फेजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 100 आ जाएगा,
करिएगा तो 100 आ जाएगा। देखिए दिखा दे रहे हैं आपको, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 6400 प्लस 3600 रूट ओवर क्या हो जाएगा, 10,000। ये क्या हो जाएगा 100। तो मैग्नीट्यूड 100 आ गया। यदि आपको एंगल कहे तो एंगल कैसे निकालिएगा, tan इनवर्स माइनस 60/80। ठीक है, 2 3 6 2 4 8। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -3/4। ठीक है, अब इसको एंगल में चेंज कीजिएगा, tan इनवर्स -3/4 यदि कैलसी से आप निकालिएगा तो ये एंगल जो आएगा आपका कितना आएगा, 36.86 ये एंगल आएगा। उसी तरह इसका क्या फेजर में क्या हो जाएगा, 0.2236 एंगल 64.43। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। 100 इंटू इतना 0.22 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 22.36 हो जाएगा। और देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में एंगल रहता है तो जैसे ये 100 एंगल -36.86 इंटू यहाँ क्या है, इंटू 0.2236 एंगल 64.43। तो क्या कीजिए, इसको और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो एंगल है उसको ऐड कर दीजिए। आप क्या कीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो -36.86 अब प्लस 64.43 इसको ऐड कीजिएगा तो क्या करेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ऐड करिएगा तो ऐड करना तो आपको पता ही होगा। तो ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 36। इसको ऐड कीजिएगा आप तो आएगा 36.65। ये क्या आ गया, ये VBC आ गया। अब आपको क्या निकालना है, VAB। VBC आ गया, VAB आपको निकालना है। VAB के लिए क्या करेंगे, IAB, ठीक है, इंटू ZAB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, IAB आपको पता है पहले ही हम निकाल चुके हैं, 159 159.30। ठीक है, एंगल -32, ये माइनस है 32.738 डिग्री इंटू, अब आप बताइए ZAB ZBC और ZAB क्या था, दोनों सेम था क्योंकि B पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट में था, पहले ही बता चुके हैं। तो ZAB को डायरेक्ट लिख देना, क्या हो जाएगा 0.2236 एंगल 64. ठीक है, अब क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35.62। ठीक है, और एंगल को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं, तो एंगल क्या आएगा 30.69। ठीक है, ये क्या आ गया, वोल्ट आ गया, ये भी क्या था, वोल्ट था। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है,
सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है VA, तो VA क्या होगा VB प्लस VCB प्लस VAB, ये वेक्टर सम क्या होगा, फेजर सम कहिए या वेक्टर सम कहिए, फेजर सम। तो VB आपको पहले से ही पता है कितना है 220 वोल्ट एंगल 0, ठीक है। और VBC क्या निकाले हैं आप, VBC देखिए क्या निकाले हैं 22.36 26.65, ठीक है। और VAB क्या निकाले हैं 35.62 एंगल 30.69, ठीक है। अब इसको कैल्सी में तीनों को डाल के ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 272.944, ये आएगा आपका VA। इसको कैल्सी में डालिए और ऐड कीजिए, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स में चेंज के लिए हम क्या बताए हैं कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा और जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल होगा उसको क्या करेंगे कॉस और साइन में तोड़ देंगे, ठीक है। तो 22.36 इंटू कॉस 26.65 डिग्री प्लस जे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस नहीं है इसीलिए प्लस होगा, प्लस जे साइन 26.65। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं 35.62 इंटू कितना होगा 35.62 इंटू कॉस 30.69 प्लस जे साइन 30.69। वैसे भी कर सकते हैं या इसको कैल्सी में भी तोड़ सकते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि एंगल क्या है, यदि 30 डिग्री 60 डिग्री रहता है तो हम लोग ऐसे भी याद रहता है, लेकिन इस सब का तो हम लोग को याद होता नहीं है। तो इस सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्सी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कैल्सी जो आता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया सेंडिंग एंड वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कहाँ का सेंडिंग एंड का। तो पावर फैक्टर के लिए आप क्या कीजिएगा, ये VA और IAB, IAB मेरा क्या आया था या कहे IA, वो मेरा क्या आया था बताइए 159.30 एंगल माइनस 32.73 738, ठीक है। तो ये एंगल आया है IA का, ये एंगल आया है VA का। तो अब क्या करेंगे पावर फैक्टर निकालने के लिए हम पावर फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, ये जो करंट का आपको दिया हुआ है एंगल, उसमें क्या कीजिए कि आप वोल्टेज के एंगल को घटा दीजिए, ठीक है, वोल्टेज के एंगल को घटा दीजिए। ये कैसा है देखिए, मान लीजिए एक रेफरेंस ले लिए, ठीक है। तो VA क्या है, कोई एंगल है 5.94 पे, ठीक है। और करंट क्या है, ये क्या हो गया VA, तो VB क्या हो गया IA करंट क्या है, तो इस रेफरेंस से लैगिंग है तो इसीलिए क्लॉकवाइज,
ये क्या है, लीडिंग है 5.94, तो ये क्या हो जाएगा 30.738। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा टोटल, समझ रहे हैं आप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा टोटल, मेरा बात समझ रहे हैं ना। उसको क्या किए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए आप, समझ रहे हैं ना। मतलब इसको ऐड भी कर सकते हैं, सिंपली तो ऐड ही ना कर रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया -38.683, ये क्या आएगा, दोनों को जोड़े तो, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, ये पावर फैक्टर एंगल है, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस, ये एंगल -38.688, इसको निकालिएगा तो आएगा आपको 0.7806 लैगिंग, कितना आएगा लैगिंग, ठीक है। कितना आएगा 0.806 लैगिंग आएगा। क्यों लैगिंग आया, क्योंकि देखिए वोल्टेज से क्या हो रहा है, करंट लैग ही ना कर रहा है, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ लैगिंग पावर फैक्टर। करंट का ही हम लोग मेनली देखते हैं कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर, लैग कर रहा है तो लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, तो आप ऐसे भी एंगल टोटल क्या कर सकते हैं 32.738, ठीक है, प्लस 5.94, ऐसे भी सिंपल निकाल सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, आप इस वोल्टेज से करंट को एंगल को क्या कीजिए आप घटा दीजिए, तो भी आपको पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। या आप फिगर बनाकर भी दिखा दिए कि ये मान लीजिए कि ये रिफरेंस है, ठीक है, एक्सिस है, तो ये क्या हो रहा है वोल्टेज 5.94 प्लस में है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये माइनस में है तो इधर, तो टोटल एंगल कितना हो गया VA और IA के बीच में, तो टोटल एंगल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर देंगे, और ये क्या कर रहा है VA से IA क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो ये क्या हो गया लैगिंग हो गया, समझ गए ना। तो यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। अच्छा चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए देखिए ये क्या है, ए 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइड ए बैलेंस वोल्टेज ऑफ 400 230 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है 400 से कितना में 230 वोल्ट टू ए लोड कंसिस्टिंग ऑफ 30 एम्पियर एट पावर फैक्टर 0.866 लैग फॉर आर फेज, 30 एम्पियर पावर फैक्टर 0.866 लीडिंग फॉर वाई फेज, 30 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर बी फेज, ठीक है। मतलब यहीं पे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कि मेरा सप्लाई है और ये मेरा मान लीजिए कि लोड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो इसमें करंट जा रहा है, इसमें ये आई आर जो करंट है वो कितना है 30 एम्पियर 0.866 लैगिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए कि इसमें करंट कितना है
मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है, इसको भी आर मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मैंने ये वाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो बी में कितना जा रहा है, 30 एम्पियर पावर फैक्टर 1, और वाई में कितना जा रहा है, 30 एम्पियर 0.866 लाइटिंग, ठीक है। इतना करंट मेरा लोड में जा रहा है पर फेज, ठीक है। इस फेज से इतना करंट जा रहा है, इस फेज से इतना करंट जा रहा है, और बी फेज से मेरा 30 एम्पियर 0. ये पावर फैक्टर 1 करके करंट मेरा जा रहा है, ठीक है। तो और क्या दिया है इसमें कि जो पर फेज रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लाइन कंडक्टर इज 0.2 ओम। पर फेज का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.2 ओम है, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल इज हाफ ऑफ एनी लाइन कंडक्टर। ये देखिए ये न्यूट्रल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, हाफ है, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल, 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द सप्लाई इंड वोल्टेज फॉर आर फेज, द फेज सीक्वेंस इज आर वाई बी, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, आर फेज के यहाँ का वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज जो लोड का वोल्टेज है आप प्लस ड्रॉप ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे इसको, अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल है, देखिए ये तो बता चुके हैं कि न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एन का 0.4 ओम, पर फेज 0.2 ओम, ठीक है। अब देखिए ये वी आर कितना दिया हुआ है, रेफरेंस मान लिए 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, एक मिनट, 230 वोल्ट एंगल 0, ठीक है। वी आर के वोल्टेज को हमने क्या मान लिया, 230 वोल्ट एंगल 0, ठीक है। ऊपर दिया हुआ है कि 230 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, 400 इंटू 230 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई बताइए क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट एंगल माइनस 120 डिग्री, क्योंकि बैलेंस है सब सारा चीज। तो वी क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट प्लस 120 डिग्री। यही ना थ्री फेज में होता है कि एक एंगल, जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका वोल्टेज सबका सेम होता है और फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। एक 0 होगा तो एक क्या होगा, मतलब सब में 120 डिग्री का। देखिए ये वाला ऐसे समझिए ना कि यदि ये क्या है, वी ए वी बी, हाँ ये वी बी मान लेते हैं, ये देखिए ये मान लीजिए वी आर, ठीक है, वी वाई, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है कि द फेज सीक्वेंस इज आर वाई बी, आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी है। इन सब के बीच में 120 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो यदि वी आर कितना है 230 वोल्ट एंगल 0, तो वी वाई क्या होगा, देखिए ये क्या है क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा निगेटिव 120 डिग्री, 230 वोल्ट माइनस 120 डिग्री। और वी आर से वी बी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव लेते हैं। तो वी आर से वी बी क्या हुआ, पॉजिटिव 230 एंगल 120 डिग्री वोल्ट, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए आप। तो अब आप बताइए कि क्या कर रहा है कि जो मेरा
देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 30 एम्पियर एट पावर फैक्टर 0.86 लैगिंग फॉर आर फेज। ठीक है, ठीक है, आर फेज के लिए, और आर फेज के लिए यहाँ पे देखिए आर फेज के लिए लैगिंग कितना है, पावर फैक्टर 0.866, मतलब cos फाई कितना है 0.866, 0.866। जब आप इसका एंगल निकालिएगा फाई तो आपको आएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स 0.866, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री आएगा आपका, कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कर रहा है 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो आई आर कितना हो जाएगा आपका, बताइए खुद ही, आई आर कितना हो जाएगा 30 एम्पियर माइनस 30 डिग्री, जीरो है और जीरो से 30 डिग्री लैग करेगा। मान लीजिए ये एंगल जीरो है, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री लैग मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा माइनस 30 डिग्री, समझ गए। ठीक है, आई आर कितना हो जाएगा 30 एंगल माइनस 30 डिग्री एम्पियर। ठीक है, अब आते हैं आई वाई। आई वाई क्या कर रहा है कि वाई फेज 30 एम्पियर एट लीडिंग, यहां पे क्या कर रहा है लीड कर रहा है। ठीक है, आई वाई क्या कर रहा है लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 30 एम्पियर ऐड कर देंगे तो एंगल में, ये कितना हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। कैसे कि जैसे मान लीजिए ये देखिए ये क्या है VB। ठीक है, एक मिनट, देखिए मान लीजिए कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है। ठीक है, कह रहा है कि करंट लीड कर रहा है 30 डिग्री, लीड मतलब पॉजिटिव में होगा 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो VB है वो कितना है माइनस 120 डिग्री। ठीक है, VB कितना है माइनस 120 डिग्री, माइनस ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 120 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है 120 डिग्री, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपको बताइए आप ही, ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 90 डिग्री आपका हो जाएगा एंगल, समझ गए, क्योंकि लीड कर रहा है 30 डिग्री और ये माइनस 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसमें 30 डिग्री ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं ना। उसी तरह IB क्या हो जाएगा, IB आपका क्या हो जाएगा, IB देखो दिया हुआ है कि B फेज करंट इज 30 एम्पियर एंड यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर मतलब एंगल जीरो, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री का 120 डिग्री ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 120 डिग्री का 120 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये IR करंट निकल गया, IY करंट निकल गया, IB करंट निकल गया। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल करंट क्या हो जाएगा, कभी भी न्यूट्रल करंट क्या होता है, जो तीनों फेज का करंट है उसके सम के बराबर होता है। आइए हमेशा याद रखिएगा, IB IC
तीनों फेज के करंट के सम के बराबर हमेशा न्यूट्रल करंट होता है। तो न्यूट्रल करंट यदि आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए। 30 एम्पियर माइनस एंगल 30 डिग्री प्लस 30 एम्पियर प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस 30 एम्पियर एंगल 120 डिग्री, और इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कि आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में चेंज करके आप खुद से चेंज करके ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा ट्राई। कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल, ये तो इजीली हो जाएगा। 30 डिग्री इंटू कॉस माइनस 30 डिग्री प्लस नहीं कॉस 30 डिग्री माइनस जे साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस जे साइन 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 30, ये भी है क्या 30 कॉस 120 डिग्री माइनस जे प्लस जे 120 डिग्री। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जे को एक साथ, जे वाले इमेजिनरी टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिएगा, रियल टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिएगा। तो आपका आएगा टोटल कितना, 10.98 जे 19.02, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, आई एन न्यूट्रल करंट आ गया। ये क्या गया आपको, न्यूट्रल करंट। तो यदि ई आर वोल्टेज निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वोल्टेज वी आर, ठीक है, ड्रॉप इन आर फेज, ड्रॉप इन आर फेज प्लस ड्रॉप इन न्यूट्रल, ड्रॉप इन न्यूट्रल, ठीक है, ड्रॉप इन न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको फिगर में अब दिखा रहे हैं, देखिए यदि यहाँ का वोल्टेज आपको निकालना है तो यहाँ का वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से जो जा रहा है ये करंट ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे इसमें आ जा रहा है। यहाँ से जो करंट निकल रहा है आर फेज से, वो करंट कैसे जा रहा है, इधर से जाते हुए लोड आर में जाते हुए और न्यूट्रल से होते हुए यहाँ पे आके मिक्स हो जा रहा है। तो जो ड्रॉप इसमें हुआ वो ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज प्लस जो ड्रॉप ये हुआ, यही ना इसके वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि ये वोल्टेज जो है लूप में समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। ये केवीएल में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि लूप में केवीएल लगाएं तो नेट वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो ये वोल्टेज, ठीक है, माइनस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इक्वल टू जीरो। मतलब ये वोल्टेज जो हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे आपको बताएं कि ई आर क्या हो जाएगा, यदि हमको बताएं कि ड्रॉप फेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप फेज प्लस वी आर प्लस और क्या कीजिएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन न्यूट्रल, इसके बराबर होगा। केवीएल ऐसे ही नहीं लगाते हैं आप, ठीक है, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो वी आर कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट एंगल जीरो। ये कितना है, रेजिस्टेंस कितना है फेज का, 0.3 इंटू 30, 0.2 है एंगल माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और न्यूट्रल का क्या है, आप ही बताओ, न्यूट्रल का रेजिस्टेंस 0.4 एंगल 10.98 जे
अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको भी क्या कीजिए, आप एंगल में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 239.8 एंगल माइनस 2.54 वोल्ट, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ ईआर, ठीक है। और यही निकालना था आपको। तो 3 फेज में भी आप लोग समझ गए कैसे लगाते हैं। एसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया, ये तो बताया ही है कि यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो फेजर में कैसे चेंज करेंगे। तो आप इसको फेजर में चेंज करके 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद कैल्सी में तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो वो भी आ जाएगा। या इसको कॉम्प्लेक्स में ही आप लिख दीजिए, जैसे देखिए 230 एंगल 0 को कॉम्प्लेक्स में कैसे लिख सकते हैं, इनटू कॉस एंगल कितना है 0 प्लस जे साइन 0 लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो एंगल रहता है, क्योंकि यहाँ क्या है, एंगल के पहले माइनस नहीं है तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे याद रखिएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये कितना आया 230 वोल्ट, ठीक है। 230 वोल्ट यहाँ पे लिख दिए। ये क्या होगा 30 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इंटू एंगल कॉस 30 डिग्री माइनस जे साइन 30 डिग्री। ये आपको क्या कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। 6 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस जे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में हो गया। वैसे ही सबको लिख के सबको चेंज करके ऐड कर दीजिएगा, एक रिजल्टेंट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को फिर क्या कर दीजिएगा, फेजर फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। फेजर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू एंगल के फॉर्म में होता है। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसका स्क्वायर करके रूट ओवर कर देते हैं। और एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स, जो जे का कोफिशिएंट है बटा रियल, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो यहीं तक क्लास को रखते हैं। आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया एसी डिस्ट्रीब्यूशन का, सिंगल फेज और 3 फेज का, ठीक है। अब घर पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप से या फ़ोन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।